नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने स्टार्टअप इंडिया की उपलब्धियों की सराहना की। एआई, स्पेस, बायोटेक में भारतीय स्टार्टअप सक्रिय। 1937 की ऐतिहासिक फायर ब्रिगेड टर्न टेबल सिटी को मिला नया जीवन। मुख्यमंत्री फडणवीस ने किया लोकार्पण। गांधीधाम में मामूली विवाद बना मौत की वजह, 1.5 व्यक्ति को डीजल जलाकर जिंदा जलाया। यूसीसी के 1 वर्ष पूरे, सीएम धामी बोले उत्तराखंड ने रचा संवैधानिक इतिहास। आधुनिक युद्ध की तैयारी में बड़ा कदम, भारतीय सेना ने 1 लाख ड्रोन ऑपरेटरों के साथ बनाई भैरव फोर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 130वें एपिसोड में स्टार्टअप इंडिया की उपलब्धियों और युवा उद्यमियों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि एआई, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, सेमीकंडक्टर, मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन और बायोटेक्नोलॉजी जैसे सेक्टरों में भारत के स्टार्टअप सक्रिय हैं। पीएम ने उन सभी युवा दोस्तों को सलाम किया जो किसी स्टार्टअप से जुड़े हैं या अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। मीडिया पर एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देख रहा हूं। लोग साल 2016 की अपनी यादों को फिर से ताजा कर रहे हैं। उसी भावना के साथ आज मैं भी आपके साथ अपनी एक मेमोरी को शेयर करना चाहता हूं। 10 साल पहले जनवरी 2016 में हमने एक एम्बिशियस जर्नी की शुरुआत की थी। तब हमें इस बात का एहसास था कि भले ही एक छोटा क्यों न हो, लेकिन ये युवा पीढ़ी के लिए, देश के फ्यूचर के लिए काफी अहम है। तब कुछ लोग ये समझ ही नहीं पाए थे कि आखिर है क्या। साथियों, मैं जिस जर्नी की बात कर रहा हूं वह है स्टार्टअप इंडिया की जर्नी। इस अद्भुत जर्नी के हीरो हमारे युवा साथी हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उन्होंने जो इनोवेशन किए वो इतिहास में दर्ज हो रहे हैं। साथियों, भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। ये स्टार्टअप्स लीग से हटके हैं। आज वे ऐसे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं जिनके बारे में 10 साल पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एआई, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोटेक्नोलॉजी, आप नाम लीजिए और कोई ना कोई भारतीय स्टार्टअप उस सेक्टर में काम करते हुए दिख जाएगा। मैं अपने उन सभी युवा साथियों को सैल्यूट करता हूं जो किसी न किसी स्टार्टअप से जुड़े हैं या फिर अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। साथियों, आज मन की बात के माध्यम से मैं देशवासियों, विशेषकर इंडस्ट्री और स्टार्टअप से जुड़े युवाओं से एक आग्रह जरूर करना चाहता हूं। भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत पर दुनिया की नजरें हैं। ऐसे समय में हम सब पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। वो जिम्मेदारी है क्वालिटी पर जोर देने की। होती है, चलती है, चल जाएगा, ये युग चला गया। आइए इस वर्ष हम पूरी ताकत से क्वालिटी को प्राथमिकता दें। हम सबका एक ही मंत्र हो, क्वालिटी, क्वालिटी और सिर्फ क्वालिटी। कल से आज बेहतर। मुंबई के इतिहास से जुड़ी एक गौरवशाली धरोहर को आज नई पहचान मिल गई जब मुंबई फायर ब्रिगेड की 1937 में बनी ऐतिहासिक टर्न टेबल सिटी वाहन का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों लोकार्पण किया गया। बीएमसी और मुंबई अग्निशमन दल की पहल से इस ऐतिहासिक फायर ब्रिगेड गाड़ी का सफलतापूर्वक नवीनीकरण किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वाहन सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि मुंबई की बहादुरी, सेवा और गौरवशाली इतिहास का जीवंत मिसाल है।
उन्होंने बताया कि 1944 के मुंबई डॉक अग्निकांड जैसे भीषण हादसे में इसी सीढ़ी ने फायर ब्रिगेड के जवानों को ऊंचाई तक पहुंचने में मदद की थी, जिससे सैकड़ों जिंदगियां बचाई जा सकी। 1937 में इंग्लैंड की लेलैंड कंपनी द्वारा निर्मित यह वाहन उस दौर के अत्याधुनिक तकनीकी का प्रतीक था। नवीनीकरण के बाद यह ऐतिहासिक धरोहर एक बार फिर मुंबई की शान बनकर सामने आई है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी बृहन्मुंबई महानगर पालिका का जो अग्निशमन विभाग है, फायर ब्रिगेड विभाग है, इस विभाग ने 1937 में जो एक टर्न टेबल इस प्रकार की फायर फाइटिंग की एक गाड़ी जो तैयार हुई थी, इंग्लैंड में लेलैंड कंपनी ने उसको तैयार किया था और 1941 में ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी बृहन्मुंबई महानगर पालिका के फ्लीट में दाखिल हुई थी। 1944 में जो गोदी में सबसे बड़ा अग्निकांड हुआ था, उस समय इसी फायर ब्रिगेड की गाड़ी के माध्यम से वहां पर आग पर काबू पाया गया था और इसने बहुत अहम भूमिका उस समय निभाई थी। कुछ काल के बाद, नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद, नई प्रकार की गाड़ियां आने के बाद इसके कार्य को विराम दिया गया था, लेकिन इतने वर्षों के बाद महानगर पालिका के आयुक्त श्री भूषण गगरानी और फायर ब्रिगेड विभाग ने इसके रेस्टोरेशन का निर्णय किया। आज कांग्रेस की दिल्ली में हुई बड़ी बैठक के बाद बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने संगठन से लेकर जन आंदोलन तक कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स पर सवाल उठाने के साथ साथ संगठन सृजन, महिला सुरक्षा, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों, मनरेगा और सामाजिक न्याय से जुड़े फैसलों पर कांग्रेस का रुख साफ किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि दिल्ली में हुई बैठक में पार्टी के विधायक भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मीडिया किस सूत्र के हवाले से ऐसी खबर चला रहा था जिनके कारण बैठकें करनी पड़ी और यह सवालिया है। उन्होंने मीडिया से अपील की कि वह जनता के मुद्दों के साथ खड़ी रहे जैसे कांग्रेस खड़ी है। तो आप लोग चलवा रहे थे बहुत दिन से, और पता नहीं आप लोग का कौन सा सूत्र था जो हम लोगों को बैठक कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। आप लोग हमेशा से पब्लिक के मुद्दों के साथ रहें और हम लोग भी पब्लिक के मुद्दों के साथ रहें, लेकिन जो बैठक कल का हुई, ये महत्वपूर्ण विषय 5 पॉइंट पर हमारा वहाँ पे बैठक हुआ। पहला तो सभी विधायकों से राय ली गई कि हमको संगठन को, स्ट्रक्चर को कैसे खड़ा करना है। दूसरा कि संगठन सृजन का कार्यक्रम जल्दी से जल्दी हो, खास करके जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर, जिसका अधिसूचना आप देखेंगे कि मीडिया में या आपके हवाले से सोशल मीडिया पर आ चुका है। 40 हमारे ऑब्जर्वर 40 जिला, 39 जिला के लिए अधिसूचित हो चुके हैं, जो प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर अध्ययन करेंगे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ मिल करके कि हम किन किन मुद्दों पर, हमारा कौन जिला मजबूत है, कौन जिला कमज़ोर है, उस पर हम संगठन को कैसे स्ट्रक्चर करें। गांधीधाम के रोटरी नगर इलाके में एक बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां मामूली विवाद के चलते एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक 50 वर्षीय करसन माहेश्वरी पर स्टूल पर बैठने जैसी छोटी सी बात को लेकर पड़ोस में रहने वाली प्रेमिला बेन नरेश भाई और अंजू बेन हरेश भाई ने और एक व्यक्ति मारवाड़ी जिसने जानलेवा हमला किया, और आरोप है कि पिटाई से बचने के लिए करसन भाई जब बाथरूम में छिप गए तभी आरोपियों ने उनका पीछा किया और उन पर डीजल डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसे करसन भाई को इलाज के लिए भुज के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत से पहले मामलतदार के समक्ष दर्ज किया गया करसन भाई का अंतिम बयान इस मामले में अहम सबूत भी माना जा रहा है। फिलहाल गांधीधाम की बी डिवीजन पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जांच तेज कर दी है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के 1 वर्ष पूरे होने पर कहा कि जनवरी उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने बताया कि देश की आज़ादी के बाद संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया था, जिसे लागू करने का ऐतिहासिक कार्य सबसे पहले उत्तराखंड के लोगों ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी को लागू किए हुए 1 वर्ष सफलतापूर्वक हो चुके हैं और यह राज्य के सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। 22 जनवरी का दिन हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि देश के अंदर हम पहले राज्य के रूप में ये गौरव हमको प्राप्त हो गया कि देश की आज़ादी के बाद देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान किया था कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता होनी चाहिए और उसको सबसे पहले लागू करने का काम देवभूमि उत्तराखंड के लोगों ने किया है और उसका 1 साल सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। और मैंने जिस दिन ये लागू हुई थी तो उस दिन मैंने कहा था कि ये समान नागरिक संहिता की जो गंगोत्री है, गंगा है, जैसे देवभूमि उत्तराखंड से माँ गंगा निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार समान नागरिक संहिता की भी गंगोत्री पूरे देश को आने वाले समय में लाभ देगी। ऐसे समय में जब केंद्र सरकार रक्षा बलों के पुनर्गठन पर जोर दे रही है, भारतीय सेना ने आधुनिक युद्ध की चुनौतियों का सामना करने के लिए अब तक के सबसे बड़े परिवर्तनों में से एक को अंजाम दिया है। जी हां, सेना ने 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटरों का एक दल तैयार किया है। भारतीय सेना द्वारा गठित नवीनतम विशेष बल भैरव आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए अब तैयार है, क्योंकि सभी ऑपरेटर ड्रोन को संभालने और दुश्मनों के इलाके में स्थित ठिकानों और सैन्य टुकड़ियों को निशाना बनाने के लिए वास्तविक अभियानों में उनका उपयोग करने में सक्षम है। एएनआई की टीम ने दक्षिणी कमान के अंतर्गत रेगिस्तान क्षेत्र में नवगठित भैरव बटालियनों में से एक का दौरा किया, जहां आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं के अनुसार विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सेना मुख्यालय द्वारा वैश्विक और अपने स्वयं के संघर्षों से सीख लेकर गठित भैरव बटालियन का उद्देश्य तीव्र गति से आक्रामक अभियान चलाने के लिए एक समर्पित बल प्रदान करना है, ताकि आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्तरों से विशेष बलों के कार्यों को अंजाम दिया जा सके। वो बहुत ही तेजी से बदल रहा है। आज के दौर का कॉन्फ्लिक्ट पहले की तरह नहीं है, हाइब्रिड है, जिसमें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस दस्तों की सख्त जरूरत है। और इसी के चलते जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी विजन था, तो इंडियन आर्मी ने ये डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का संकल्प लिया है। भैरव बटालियन भी इसी फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग का एक पार्ट है, जिसके अंदर की एक नई सोच, नई तकनीक और नए ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से मुंबई में बिहार भवन को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच अब महाराष्ट्र सरकार के जल आपूर्ति मंत्री गुलाबराव पाटिल का बयान नया विवाद खड़ा करता नजर आ रहा है। उनके बयान से खास तौर पर मराठी भाषिक युवाओं में नाराजगी देखी जा रही है। रोजगार और बेरोजगारी को लेकर दिए गए उनके शब्द अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं। जलगांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री गुलाबराव पाटिल ने युवाओं के काम करने की प्रवृत्ति पर सवाल उठाए और तुलना करते हुए बिहारी मजदूरों का उदाहरण दे दिया। इसके बाद उनके बयान को लेकर विरोध की आवाजें उठने लगी हैं और सियासत भी गर्मा गई है। वर्ष निवडणुका नाही आहेत, मराठी मुलं काम करत नाही, इतर लोक आली तर काय झाले, असं मी सकाळी कुठे तुमच्या चॅनलला ऐकलं होतं। माझं सन्मान्य गुलाबरावांना एवढंच म्हणणं आहे की आपण त्याच मराठी माणसाच्या जीवावर गेली अनेक वर्ष जिंकत आहात, इतकं मराठी माणसाला दुय्यम समजू नका, सत्तेच्या लाचारी करता। आणि तुम्ही सत्तेत आलेला आहात ते तुमचं कर्तृत्व महाराष्ट्राने 40 लोकांचं पाहिलेलं आहे। माझी सन्मान्य उपमुख्यमंत्री श्री शिंदे यांना विनंती आहे की त्यांनी योग्य वेळी यामध्ये लक्ष घालावं, कारण ठीक आहे तुम्ही आज सत्तेत आहात, परंतु सत्तेचा अमरपट्टा कोणीही घेऊन येत नाही। तुम्ही जर मराठी माणसाला दुय्यम दर्जा द्यायचा प्रयत्न केलात किंवा मराठी मुलं काम करत नाही असं जर म्हणालात तर याचे परिणाम हे तुम्हाला नक्की महाराष्ट्रातील जनता दाखवल्याशिवाय राहणार नाही। 4 वर्ष निवडणुका नाही आहेत, मराठी मुलं काम करत नाही, इतर लोक आली तर काय झाले, असं मी सकाळी कुठे तुमच्या चॅनलला ऐकलं होतं। माझं सन्मान्य गुलाबरावांना एवढंच म्हणणं आहे की आपण त्याच मराठी माणसाच्या जीवावर गेली अनेक वर्ष जिंकत आहात, इतकं मराठी माणसाला दुय्यम समजू नका।
गुलाबराव पाटिल के बयान के सामने आते ही महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त हलचल मच गई है। मराठी युवाओं को कामचोर बताने और उनकी तुलना बिहारी मजदूरों से करने को लेकर कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने तीखी नाराजगी जताई। आलोचकों का कहना है कि इस तरह के बयान समाज में भाषाई और क्षेत्रीय तनाव को बढ़ावा दे सकते हैं, खासकर ऐसे समय में जब मुंबई में बिहार भवन को लेकर पहले से ही विवाद गरमाया हुआ है। इस बयान को मराठी युवाओं के अपमान के तौर पर देखा जा रहा है और विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर सरकार पर हमला तेज कर रहा है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी गुलाबराव पाटिल के बयान पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। मनसे के आक्रामक रुख और मराठी भाषिकों की नाराजगी के बीच यह मामला अब सियासी संकट का रूप लेता दिख रहा है। राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक मंत्री के खिलाफ गुस्से का इजहार हो रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर गुलाबराव पाटिल अपने बयान पर माफी भी मांगते हैं तो क्या मराठी जनता उन्हें एकनाथ शिंदे की शिवसेना को माफ करेगी? क्योंकि रोजगार और स्वाभिमान से जुड़ा यह मुद्दा सीधे मराठी अस्मिता से टकराता नजर आ रहा है। विपक्ष इसे बड़े चुनावी मुद्दे के तौर पर भी भुनाने की तैयारी में है, जिससे आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति और गरमाने के आसार नजर आ रहे हैं। सूरत में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस ने बड़ा सुरक्षा अभियान चलाया। जोन 6 के डीसीपी राजेश परमार के मार्गदर्शन में सचिन पुलिस द्वारा शहर के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल के साथ व्यापक फुट पेट्रोलिंग की गई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों ने गली मोहल्लों, बाजार क्षेत्रों और संदिग्ध ठिकानों पर पैदल गश्त कर स्थिति का जायजा लिया। वहीं आपराधिक इतिहास वाले आरोपियों के घेरों पर अचानक सरप्राइज चेकिंग कर पूछताछ भी की गई। पुलिस की सख्त कार्रवाई से असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया है, जबकि आम नागरिकों ने खुद को पहले से अधिक सुरक्षित महसूस किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस तरह के अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। बेलारूस में फंसी नवसारी की रहने वाली मीना जोशी आखिरकार सुरक्षित सूरत पहुंच गई, जिससे उनके परिवार और स्थानीय लोगों में राहत का माहौल देखने को मिला। विदेश में नौकरी के सुनहरे सपने दिखाकर एजेंट द्वारा भेजी गई मीना जोशी बेलारूस में अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मीना ने बताया कि उन्हें स्ट्रॉबेरी पैकिंग के काम में 50 से 60 हजार रुपये मासिक वेतन का लालच दिया गया था, लेकिन वहां पहुंचते ही उनसे तबेले में मजदूरी करवाई गई, जहां न तो रहने की उचित व्यवस्था थी और न ही बुनियादी सुविधाएं। परिवार की आर्थिक मदद के लिए विदेश जाने वाली मीना जोशी ने इस यात्रा में करीब 5 लाख रुपए खर्च किए थे। भारत लौटने के बाद उन्होंने लोगों को बिना पूरी जानकारी और सत्यापन के एजेंट के भरोसे विदेश न जाने की चेतावनी दी है। सूरत रेलवे स्टेशन पर डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। मुंबई सेंट्रल से अमृतसर जा रही गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस के एसी फर्स्ट क्लास कोच में एक विदेशी महिला के पास से करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए कीमत के नशीले पदार्थ बरामद किए गए। डीआरआई की टीम ने पुख्ता सूचना के आधार पर ट्रेन के सूरत पहुंचते ही कार्रवाई करते हुए नाइजीरियाई मूल की महिला को हिरासत में लिया, जिसके बैग से कोकीन और मेथाम्फेटामाइन बरामद हुई। तलाशी के दौरान महिला ने विरोध करते हुए हंगामा भी किया, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। महाराष्ट्र में प्रस्तावित बिहार भवन को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। अब इस मुद्दे पर भीम आर्मी ने खुलकर विरोध का ऐलान कर दिया है। भीम आर्मी महाराष्ट्र के अध्यक्ष अशोक कामले ने साफ शब्दों में कहा कि महाराष्ट्र में बिहार भवन नहीं बनने दिया जाएगा और अगर इसे जबरदस्ती बनाने की कोशिश की गई तो उसे गिरा दिया जाएगा। अशोक कामले ने अपने बयान को बिहार में चल रहे महाबोधि बिहार मुक्ति आंदोलन से जोड़ते हुए कहा कि बीते कई वर्षों से बौद्ध समाज महाबोधि विहार को बौद्ध को सौंपने की मांग कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस आंदोलन के दौरान बौद्ध भिक्षुओं पर लाठीचार्ज किया गया और कई लोगों को जेल में भी डाला गया, जिसकी न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी कड़ी निंदा हुई है। भीम आर्मी का स्पष्ट कहना है कि जब तक बिहार सरकार महाबोधि विहार को बौद्ध समाज को नहीं सौंपती, तब तक महाराष्ट्र में बिहार भवन के निर्माण का विरोध जारी रहेगा। महाराष्ट्र मुंबई में जो बिहार भवन होने वाला है उसको भीम आर्मी का कड़ा विरोध है, क्योंकि बिहार राज्य के अंदर तथागत गौतम बुद्ध जी का जो अशोक सम्राट जी ने महाबोधि विहार बनाया था, बहुत सालों से महाबोधि विहार मुक्त करने का आंदोलन चालू है। वो महाबोधि विहार बौद्ध अनुयायी इनके ताबे में देना चाहिए, लेकिन बिहार सरकार
वहाँ पर कायदा नहीं बना रही है। जिस धर्मगुरु वहाँ पर बहुत साल से आंदोलन कर रहे हैं तो उनको जेल में डालने का काम किया, उनके ऊपर झूठे मुकदमे डाले और इसका कड़ा विरोध हमने बार बार किया है। लेकिन अगर इस मुंबई और महाराष्ट्र में अगर आपको बिहार भवन बनाना है तो उससे पहले महाबोधि विहार हमें दिया जाए। जब तक वो महाबोधि विहार हमको नहीं मिलेगा तब तक हम इस महाराष्ट्र और मुंबई के अंदर बिहार भवन को विरोध करेंगे। बिहार भवन अगर आप जबरदस्ती महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से बनाने का काम करोगे तो उसको तोड़ने का काम हम करेंगे और वहीं पर पंचशील झंडा और नीला झंडा लगाने का काम हम करेंगे। जय भीम, जय भारत। महाराष्ट्र मुंबई में जो मनरेगा के नए अधिनियम के बाद जयराम जी योजना को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। एक ओर राहुल गांधी इस योजना का खुले मंच से विरोध कर रहे हैं तो दूसरी ओर बीजेपी इसे लेकर गांव-गांव प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। इसी क्रम में मोतिहारी के पिपरा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी विधायक श्याम बाबू यादव द्वारा किया गया था जिसमें बड़ी संख्या में किसान और मजदूर मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि यह योजना मजदूरों के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश का विकास तभी संभव है जब गांव और पंचायत का समुचित विकास होगा। जो हमारे मजदूर भाई हैं उनको रोजगार मिले और विकसित गांव का निर्माण हो, इसीलिए भारत सरकार ने जो एक नई योजना लाई है विकसित भारत जयराम जी, उसकी कार्यशाला हर ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है। आज ये बेदीवन मधुबन पंचायत है चकिया प्रखंड का और यहाँ पर जो किसान और श्रमिक हैं उनका ये चौपाल लगा है। मुखिया जी भी हैं, यहाँ के विधायक जी भी हैं और ये योजना क्या है, किस प्रकार से पंचायत का विकास होगा। एक विकसित भारत बनाने के लिए विकसित गांव, विकसित पंचायत जरूरी है और इसीलिए आज इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था, चौपाल का आयोजन किया गया था और बड़ी संख्या में पंचायत के लोग इसमें उपस्थित थे। तो ये थी अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।